ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। मतलब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरा बैकबोन है पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है ना। मतलब अगर ए आपका वीक है तो कहीं ना कहीं सारे सब्जेक्ट्स में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलने वाली है, ठीक है ना। तो इसलिए इस पे बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। अगर बात करें कि सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं जिससे हमें डील करना है, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं जिससे हमें डील करना है, तो बताओगे। देखो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले चार्ज, ठीक है, चार्ज। देन क्या हो जाता है आपका करंट। सबसे पहले अगर देखा जाए तो क्या हो जाता है चार्ज, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाता है आपका करंट। देन तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो क्या हो जाता है आपका वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है पावर। और देन आपका क्या हो जाता है एनर्जी, दैट इज ई। सबके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो अगर इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स की बात करें तो हमारे पास ये 5 क्वांटिटीज हैं, ठीक है ना। अब इसी में अगर ये पूछा जाए कि ये जो पैरामीटर्स हैं इनके एनालिसिस हम करेंगे किस में, तो हम ये करेंगे इनके एनालिसिस किस में, एलिमेंट्स में। किस में, एलिमेंट्स में। अब वो एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, वो एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, तो देखो जरा। एक आपका रजिस्टर होने वाला है, ठीक है, रजिस्टर होने वाला है। उसके बाद क्या होने वाला है इंडक्टर होने वाला है, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटर होने वाला है, ठीक है, कैपेसिटर। अब इसी में अब इन्हीं सारी चीजों से और भी चीजें डिराइव हो जाती हैं, दैट इज व्हाट रिएक्टेंस, दैट इज रिएक्टेंस। अब वो रिएक्टेंस कुछ भी हो सकता है, इट मे बी इंडक्टिव रिएक्टेंस, इट मे बी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है ना। तो एक तो आपका रिएक्टेंस। देन उसके बाद अगर बात करें, जैसे रिएक्टेंस की बात मैं कर रहा हूं एक्सएल या फिर एक्ससी, ठीक है ना। तो रजिस्टर को अपन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इंडक्टर दैट इज एल, कैपेसिटेंस दैट इज सी, और रिएक्टेंस एक्सएल एक्ससी। और उसके बाद और आपका क्या हो जाता है इम्पीडेंस। और क्या हो जाता है इसी में आपका और क्या आ जाता है इम्पीडेंस के अलावा, तो दैट इज एडमिटेंस, दैट इज एडमिटेंस, ठीक है, दैट इज एडमिटेंस। सब समझेंगे इसमें, आपको जितनी भी चीजें लिखवाई जा रही हैं सबके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर में चार्ज, करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी। उसके बाद एलिमेंट्स में आ जाओ तो रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, एडमिटेंस, ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद देखो ए क्या है, ए क्या है, दीज आर एलिमेंट्स, दीज आर एलिमेंट्स। अब इन एलिमेंट्स की खास बात क्या है, ये पिक्चर में तभी आएंगे जब सर्किट में क्या लगे होंगे सोर्सेज, सर्किट में क्या लगे होंगे सोर्सेज। अब वो सोर्सेज कितने क्या क्या हो सकते हैं सोर्सेज, तो सोर्सेज हो सकता है वो क्या हो करंट सोर्स हो सकता है वो क्या हो करंट सोर्स हो, या फिर क्या हो सकता है वो वोल्टेज सोर्स हो, ठीक है। अब अब ये जो करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स देखा जाए तो दो ही सोर्स होते हैं, देखा जाए तो सोर्सेज में दो ही सोर्स होते हैं, या तो करंट सोर्स होगा या तो वोल्टेज सोर्स होगा। बट उसके बावजूद हो सकता है कि यही करंट सोर्स क्या हो सकता है कि ये करंट सोर्स क्या हो इंडिपेंडेंट हो, क्या हो इंडिपेंडेंट और हो सकता है यही करंट मतलब सोर्सेज क्या हो डिपेंडेंट सोर्सेज हो। आ रही बात समझ में। तो देखेंगे अभी कि लाइक करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, उस तरीके से सारी चीजें अपन एनालिसिस करेंगे। तो अगर देखा जाए तो अगर हम दीज आर व्हाट, दीज आर सम काइंड ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल टर्म्स।
अगर देखा जाए नेटवर्क थ्योरी, तो नेटवर्क थ्योरी डायरेक्ट ओम्स लॉ से स्टार्ट होता है, बट ओम्स लॉ के पहले हम कम से कम 4 से 5 लेक्चर लेने वाले हैं ताकि हम इन चीज़ों को समझे जो कि बेसिकली किसके अंदर आ जाती हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल के टर्म्स में, ठीक है ना। तो दीज आर सम सोर्सेज जिसमें करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स होगा, ये डिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और डिपेंडेंट भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद फिर जब ये किसी सर्किट में होगा तो उस सर्किट में किसका रहना कंपलसरी है, कहीं ना कहीं एलिमेंट्स का रहना कंपलसरी है, लाइक कि रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, रिएक्टेंस, इंपीडेंस, एडमिटेंस जो भी है, ठीक है। अब जब इस सोर्स के साथ इन एलिमेंट्स को आप सर्किट में दोगे तो हमें कुछ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज बेसिकली अपीयर होंगी या देखने को मिलेंगी। दोज आर व्हाट, इट मे बी चार्ज, करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, ठीक है। मतलब पूरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, पूरे नेटवर्क थ्योरी में देखा जाए हम इन्हीं के आसपास टहल रहे होंगे, हम सिर्फ इन्हीं क्वांटिटीज के आसपास टहल रहे होंगे। जैसे कि याद रखना, अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट लाना है तो कहीं ना कहीं आपको नेटवर्क पे बहुत अच्छा कमांड करना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहला एलिमेंट क्या था हमारा, बोलो यार, सबसे पहला एलिमेंट क्या था, चार्ज, चार्ज, ठीक है। तो रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कहीं आपको स्मॉल क्यू से मिल जाएगा, कहीं आपको कैपिटल क्यू से मिल जाएगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज चार्ज। तो देखो कोई भी ये जो चार्ज है ना, ये बेसिकली किसी भी मैटर की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, किसी भी मैटर की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो कि पिक्चर में तभी आता है जब कुछ इलेक्ट्रॉन का या तो लॉस होता है या तो गेन होता है। आ रही बात समझ में, कुछ इलेक्ट्रॉन का या तो लॉस होता है या तो गेन होता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, व्हाट इज द आंसर, बोलो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। मतलब यहां से हमें एक इंफॉर्मेशन ये देखने को मिली क्या, कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज कूलम, ठीक है ना, दैट इज कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितने हो गए, एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज हैं, तो दैट इज इतने कूलम। अब क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है, ये नहीं पूछेगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज हैं, फिर क्या पूछेगा, वो पूछेगा कि एक बात बताओ कि ये कूलम जो है दैट इज स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट। अब एक बात बताओ, अगर एक इलेक्ट्रॉन में इतने कूलम्ब हैं तो एक बात बताओ कि इसका मतलब क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ जरा एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप क्या बोलोगे, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ दैट इज व्हाट, दैट इज इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप इसे सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, दैट इज 6.25, ठीक है। तो 6.25, ये छोटी सी बात हमें क्लियर है क्या। अब आपसे क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन पता है क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा बताओ जरा कि 5 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कैसे बताओगे, 5 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18, तो मतलब लगभग कितना, 30 के आसपास, 30 इंटू 10⁻18, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है, इसी को बोलते हैं बेसिक्स। हमें लगता है कि हमें चार्ज के बारे में आता है, बट एक्चुअली हमें चार्ज के बारे में कुछ नहीं आता। अरे बात समझ में, तो हर एक चीज को आप ध्यान से समझना, ठीक है ना, किसी चीज को हल्के में मत लेना। अब यहाँ पे जैसे जो कोई भी चार्ज क्या होता है, जैसे अगर मान लो
आपसे पूछा जाए कि जो टोटल चार्ज है किसी भी इलेक्ट्रॉन पे, टोटल चार्ज है, चार्ज Q, ठीक है, कंफ्यूज मत होना कभी कैपिटल Q, तो Q दैट इज व्हाट, ये जो चार्ज होगा किसी भी नंबर पे हमेशा क्या होगा, दैट इज मल्टीप्लाई Q इक्वल टू एन ई। एन इज व्हाट, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इसको क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अगर किसी एटम में से, किसी एटम में से चार्ज का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, चार्ज का लॉस हो रहा है, ठीक है, मतलब लॉस ऑफ चार्ज, या फिर अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो चार्ज का लॉस हो रहा है, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उस समय उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, बोलो, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। अगर किसी इलेक्ट्रॉन पे, किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आएगा। आ रही बात समझ में, क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बेसिकली क्या, कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। सर डायरेक्टली ऐसे कैसे बोल सकते हैं हम, तो देखो जरा, ऐसे नहीं बोलने को बोल रहा हूं, प्रॉपर रीजन है इसका, ठीक है ना। देखो, कोई भी न्यूक्लियस होता है, कोई भी न्यूक्लियस होता है, उसमें क्या होता है, एक तो न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन, और ऑर्बिटल में घूम रहे होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। तो जब भी एक न्यूट्रल कंडीशन होती है तो जितने जितने नंबर ऑफ, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, यस या नो, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, यस या नो। तो अब समझो जरा, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक मैंने कोई सा एटम ले लिया, कोई सा एटम ले लिया, मान लो कि सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, दैट इज 11, दैट इज 11। अब इसमें इसका मतलब क्या है, इस 11 में बेसिकली क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन हैं और 11 ही क्या हैं, प्रोटॉन हैं, ठीक है ना, 11 इलेक्ट्रॉन और 11 ही क्या हैं, प्रोटॉन हैं। क्लियर है बात, 11 मतलब चार्ज 11 नेगेटिव चार्ज, 11 पॉजिटिव चार्ज, 11 न्यूट्रॉन, सॉरी 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, ठीक है ना, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक दूसरे को क्या करके रखेंगे, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है इस पे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मतलब अभी अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो बचेगा क्या, 10 इलेक्ट्रॉन और 11 क्या बचेगा, बोलो यार, 11 प्रोटॉन बचेगा। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल, बचा क्या, एक प्रोटॉन, और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, आगे बस समझ में, ठीक है, क्लियर है। इन द सेम मैनर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो कितना हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन और 11 क्या हो जाएगा, प्रोटॉन, यस या नो, 12 इलेक्ट्रॉन और 11 क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। ऐसे कंडीशन में बताओ जरा, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कर देगा, स्टिल क्या बचेगा, एक क्या बचेगा, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। क्लियर है सबको, ठीक है। तो इसलिए जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि Na+, व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 या 10,
बोलो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि इसने प्लस का मतलब क्या हुआ कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात? या फिर Cl माइनस क्लोरीन 17 होता है वैसे तो, बट अभी 18 हो जाएगा। क्यों? 17 तो था, एक इलेक्ट्रॉन इसने और लिया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब यहाँ पे बेसिकली टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया क्या? ठीक है, तो इस तरीके से अपन ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। तो क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज? क्लियर है सबको? ठीक है, अभी बस चार्ज के बारे में बहुत बेसिक बेसिक सी बातें कर रहे हैं अपन। तो चार्ज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अब अगर आप चीजों को समझ गए हो तो आप सिंपली आंसर दे सकते हो। ए क्या है? कंडक्टर। जूम कर दिया। ए क्या है आपका? कंडक्टर। कंडक्टर में क्या होता है? इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे ही आप कोई इलेक्ट्रिक मतलब पोटेंशियल अप्लाई करोगे, जैसे ही आप कोई मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी रहते हैं, समझो जरा। अभी मैंने कोई कनेक्शन नहीं दिया है, क्या इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है? हाँ है। फिर करंट क्यों नहीं आ रहा है? करंट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, किधर भी चले जा रहे हैं। रैंडम मोशन, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जा रही है? 0। रैंडम मोशन कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? जैसे अगर यहाँ पे आप ये समझो कि मैंने 25 लोगों को इस क्लास में ऐसे ही खड़ा कर दिया, ठीक है ना। अब सबके आंखों पे पट्टी बांध दी, ऐसे रैंडम खड़ा कर दिया, आंखों पे पट्टी बांध दी। मेरा पर्पज क्या है कि सारे एक लाइन में चलें, सारे एक लाइन में चलें, और स्टार्टिंग में कोई अरेंजमेंट नहीं है, ऐसे रैंडम किसी को किधर किसी को किधर ऐसे घुमा फिरा के छोड़ दिया। क्या ये कभी पॉसिबल है कि एक डायरेक्शन में चल पाएंगे वो? नहीं। बस वही सिचुएशन यहाँ पे हो रखी है। तो जब आप उन्हें कमांड दोगे, लाइक सबका एक ही फेस में डायरेक्शन कर दिया, फिर उसके बाद बोलोगे या फिर गाइड करोगे तो शायद वो चल जाए। तो जो गाइड करने वाला काम होता है कौन करता है? पोटेंशियल। समझने रिलेट करने की कोशिश करो। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में काफी अवेलेबल होते हैं क्योंकि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड में 0 गैप होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है, ठीक है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं बट इस डायरेक्शन में नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि कोई फोर्स काम नहीं कर रहा। बट अब मतलब इलेक्ट्रॉन तो ढेर सारे थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो ढेर सारे थे। या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है सर नहीं थे, तो आप ऐसे समझ लो कि जब आप एनर्जी दोगे, बहुत थोड़ी सी एनर्जी इनको चाहिए, किसके लिए? एक्साइट होने के लिए, तो बहुत जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मान लो नेगेटिव चार्ज। अब जैसे ही आपने क्या दिया? सप्लाई दिया। सप्लाई के नाम पे क्या दिया होगा? पोटेंशियल दिया। अब जब आप इसे पोटेंशियल दोगे तो यहाँ पे यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, बेसिकली क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? जल्दी बोलो। वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो वोल्ट पर मीटर। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, वोल्ट पर मीटर। खैर, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? एनीवन? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? एक ऐसा स्पेस जहां पे कोई दूसरा चार्ज या तो अट्रैक्ट होगा या तो रिपेल होगा। कुछ समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा एरिया है जहां पे अगर कोई आप दूसरा चार्ज लाओगे, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा या तो रिपल्सन फील करेगा। समझ में आया? ठीक है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक अ क्या, लाइक आप ऐसे समझो कि एक परफ्यूम है, ठीक है ना। अगर
परफ्यूम लाइक किसी ने स्प्रे किया हुआ है तो क्या होता है, एक रेंज होता है जिसके अंदर अगर कोई दूसरा आ रहा है तो उसे बेसिकली कुछ कहीं ना कहीं स्मेल होगा, तो दैट इज काइंड ऑफ फील्ड। आ रही बात समझ में, इमेजिन कर पा रहे हो, मतलब वो एक क्या हुआ, जितने रेंज में उसकी स्मेल जा रही है दैट इज व्हाट, रेंज ऑफ फील्ड, ठीक है ना। उस पर्सन का वो फील्ड है, एरिया है, जिसके अंदर कोई दूसरा पर्सन आएगा तो उसे कुछ ना कुछ फ्रेग्रेंस आएगी बेसिकली। इन द सेम मैनर इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा एरिया है जहां पे कोई दूसरा चार्ज आएगा तो या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करेगा। क्लियर है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मतलब इसके अंदर जो भी चार्ज होगा वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करेगा। अगर वो पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर वो पॉजिटिव चार्ज होगा तो कहीं ना कहीं रिपल्सन होगा, मतलब वो डिपेंड करता है कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसकी वजह से है। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज की वजह से हो सकता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, कोई पॉजिटिव चार्ज लगाओगे तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के बीच में, नेगेटिव चार्ज की वजह से है तो कोई पॉजिटिव चार्ज लगाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये सारी चीजें मैं अभी उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि सारी चीजें बेसिक जब EMFT पढ़ोगे ना आप तो वहां पे बात होगी। खैर अभी बस ये समझो कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कोई भी चार्ज ले जाएंगे तो वो या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करेगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज आए कि नहीं आए, तो इसका मतलब ये क्या करेंगे, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। अभी जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे दैट इज इक्वल टू व्हाट, जल्दी बोलो, F इज इक्वल टू Q इंटू E। अब वो बात अलग है कि जो Q है दैट इज व्हाट, नेगेटिव, यस या नो। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इस पे फोर्स किधर की तरह काम करेगा, इधर की तरफ। बोलो हाँ या ना। डन। अब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर की तरह काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। अब होगा क्या, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देगा, इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर देगा और रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज दैट इज कंसीडर्ड एज व्हाट, करंट। जब तक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तब तक हम क्या नहीं बोलेंगे कि उसके अंदर क्या नहीं है, करंट नहीं है, ठीक है ना, उसके अंदर करंट नहीं है। अब जैसे ही फोर्स लगाया, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा, वो मूव करना स्टार्ट कर दिया, मतलब सर्किट में क्या आ चुका। अब देखो, अब यहाँ पे अभी एक बात और समझो, इलेक्ट्रॉन तो इधर की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा है, बट यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसी होगी। बोलो हाँ या ना, अभी बात हुई थी हमारी, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी। तो मतलब देखो, अब जब भी आप एक सर्किट बनाते हो तो आप हमेशा क्या बोलते हो, करंट किधर से किधर जा रहा है, बोलो लाइक पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, बट इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है दैट इज अपोजिट। आई बात समझ में, जस्ट अपोजिट टू द करंट। क्लियर यहां तक। ठीक है। करंट, तो करंट क्या होता है, बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट तो क्या बोलोगे, बोलो यार। एक तो आपका क्या होता है एम्पियर और दूसरा क्या होता है कूलम्ब पर सेकेंड। बोलो हाँ या ना, कूलम्ब पर सेकेंड, ठीक है ना। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, यानी कि एम्पियर ही ढूंढते रह गए, ठीक है। तो कूलम्ब पर सेकेंड। इसी तरीके से अगर मैं चार्ज की बात करूं, बोलो जरा, चार्ज, चार्ज अगर डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डॉट डी टी, या फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं तो व्हाट इज चार्ज
इंटीग्रेशन ऑफ आई डॉट डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ आई डॉट डी टी। तो अगर मान लो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो आप सिंपली Q को क्या लिख सकते हो, I इंटू टी। तो बताना जरा व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज। एक तो अभी आपने क्या पढ़ा, कूलम्ब, और दूसरा क्या हो जाएगा, बोलो यार, एम्पियर सेकेंड। अरे बात समझ में, ठीक है। तो एम्पियर सेकेंड। जैसे देखो, अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन में, इसी कॉन्सेप्ट में हमने दो चीजें देखने को मिली। क्या, I इज इक्वल टू वॉट, डी क्यू बाई डी टी। एक किसके जैसा साउंड कर रहा है, एक किसके जैसा साउंड कर रहा है, तो I इज काइंड ऑफ वॉट, स्लोप, एंड दैट इज वॉट, डी वाई बाई डी एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना। और ये सिर्फ यहीं पे बताऊंगा मैं, पूरे मशीन में यूज होगा, पूरे इलेक्ट्रिकल में यूज होगा। तो I इक्वल टू वॉट, डी क्यू बाई डी टी। ये किसके जैसा दिख रहा है हमें, स्लोप, M इज वॉट, M इज वॉट, स्लोप, या फिर tan थीटा, यस नो, या फिर tan थीटा, या फिर चेंज इन y एक्सिस, चेंज इन y एक्सिस, दैट इज व्हाट, y2 माइनस y1 अपॉन चेंज इन x एक्सिस, x2 माइनस x1। कोई भी यूज हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर उसने डायरेक्ट स्लोप दे दिया तब तो ठीक है, बट क्या हो सकता है उसने एंगल दिया हो, तब आप उसका tan लोगे, तब आपके सामने क्या आएगा, स्लोप। या फिर उसने ग्राफ दे दिया हो, y2 माइनस y2, दो कोऑर्डिनेट दे दिए, x1 y1 x2 y2, तब भी आप इस तरीके से, तो लाइक दैट इज व्हाट, स्लोप, दैट इज व्हाट, स्लोप। अभी भी कई लोगों को नहीं समझ में आया होगा, तो फिर से समझो। देखो, मान लो, पहले मैं इसी को डील कर लेता हूं, फिर आगे पे चलता हूं। मान लो अगर मैं बोलूं कि ये y है, ये x है, ये y है और ये x है, तो यहाँ पे ये क्या होता है, दैट इज व्हाट, स्लोप। बोलो हाँ या ना, दैट इज स्लोप। अब इस स्लोप की वैल्यू क्या होती है, मान लो अगर ये क्या दिया होगा, थीटा, तो स्लोप की वैल्यू क्या हो जाती है, बोलो यार, tan थीटा, यस या नो। मान लो इसकी दो वैल्यू दे रखी हो, दैट इज व्हाट, x1 कॉमा y1, और यहाँ पे क्या दे रखा हो, x2 कामा y2, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, इसका स्लोप। हमें पता है जो एंगल ए है वही एंगल ए होगा, यस या नो। तो व्हाट इज tan थीटा, व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा होता क्या है बताओ जरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब देखो जरा, परपेंडिकुलर कितना है, ए वाली लेंथ, तो परपेंडिकुलर मतलब x एक्सिस पे, y एक्सिस पे, y एक्सिस पे, y एक्सिस पे यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है, y2, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, y1। व्हाट इज द लेंथ, जल्दी बोलो, व्हाट इज द लेंथ, y2 माइनस y1, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना होगा, x की वैल्यू, दैट इज x2, और यहाँ पे कितना होगा, दैट इज x1। ए क्या होगा, y1, और ए क्या होगा, तो 9th क्लास की चीजें पढ़ा रहा हूं मैं। तो अपॉन बेस x2 माइनस x1, तो पढ़ा रहा हूं, इसको इंप्लीमेंट भी करवाऊंगा, या ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। अब यहां पे क्लियर है सबको, तो
अब यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कॉन्सेप्ट कैसे यूज होगा देखो जरा। क्या आपको नहीं लगता कि ए एक्सप्रेशन और ए एक्सप्रेशन दोनों सेम है? बोलो हाँ या ना, बोलो। दोनों सेम है ना? मतलब अगर मैं एक ग्राफ दिया हुआ है और वो ग्राफ किस में दिया होना चाहिए? y की जगह क्या हो जाए? q, और x की जगह क्या हो जाए? t। ध्यान से देखो यार, dy तो dq, dx की जगह dt। तो अगर मुझसे कोई ये बोल रहा है कि ये देखो ये स्लोप है, ये आपका क्या है? स्लोप है, तो कोई बताएगा व्हाट इज स्लोप? दैट इज करंट। बोलो हाँ या ना। ये जो स्लोप है यही क्या है? करंट है। बट कंडीशन क्या है? ग्राफ किसके किसके बीच होना चाहिए? चार्ज वर्सेज टाइम। अगर चार्ज वर्सेज टाइम का अगर क्वेश्चन आपसे वैसे पूछ लेगा सिंपल कि चार्ज वर्सेज टाइम का जो ग्राफ है उसका स्लोप हमें क्या बताएगा? व्हाट इज द आंसर? बोलो करंट। सिंपल ना? तो चार्ज वर्सेज टाइम का, चार्ज वर्सेज करंट का जो स्लोप है हमें क्या बताएगा? दैट इज करंट। या फिर ऐसे पूछ लेगा क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चन मैं आपके सामने फ्रेम करता हूँ, तीनों के आंसर आप बताओगे। इन तीनों ग्राफ को देखो और मुझे करंट बताओ। इन तीनों ग्राफ को देखो और मुझे करंट बताओ। तीनों में क्या बताना आपको? करंट। कितना आ रहा है करंट? दैट इज व्हाट? 5 एम्पियर। बोलो हाँ या ना। ठीक है ना? उसके अलावा बताओ जरा, सेकेंड केस में बोलो व्हाट इज आई? आई इक्वल टू व्हाट? स्लोप। एंड व्हाट इज स्लोप? tan थीटा। एंड थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू व्हाट? 1/√3। तो दैट इज 1/√3 एम्पियर। बोलो हाँ या ना। tan 30 की वैल्यू पता है ना? 1/√3। और tan 60 की वैल्यू √3। tan 45 1। ठीक है ना? ये चीजें मैं अलग से नहीं रटवाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन में आपको अगर नहीं आता है तो लाइक आप ये चीजें आप ऐसे ही सीखते चलो। थर्ड में जो आपका करंट है वो कितना आ जाएगा? बोलो जरा। तो स्लोप चेंज, तो 6 - 3 डिवाइड बाई 4 - 2 कितना आ गया ये? 3/2। दैट इज 1.5 एम्पियर। समझ में आया? यूज कैसे करना है वो समझ में आया कि नहीं? ठीक है, कि मतलब आपका जो क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, और क्वेश्चन में हमेशा किसका किसका ग्राफ दिया जो होना चाहिए? चार्ज वर्सेस टाइम। जैसे अभी मैं थोड़ी देर बाद, ध्यान से सुनो, अब चीजें रिलेट कर रहा हूं मैं। अभी थोड़ी देर बाद अपन पढ़ेंगे पोटेंशियल। एंड पोटेंशियल इज व्हाट? वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज। फॉर एग्जांपल वर्क, अभी बस समझो आप, वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज दैट इज व्हाट? पोटेंशियल। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि जो मेरा ग्राफ है वो वर्क वर्सेज चार्ज है, वर्क और चार्ज में जो ग्राफ दिया है इसका स्लोप मुझे क्या बताएगा? पोटेंशियल। समझ में आया? तो इस तरीके से जितने भी रिलेशन आएंगे, जितने भी रिलेशन आएंगे, जैसे पावर इक्वल टू क्या होता है? d/dt, मतलब एनर्जी अपॉन टाइम। तो अगर ग्राफ एनर्जी और टाइम में दिया हो तो इसका स्लोप मुझे क्या बताएगा? पावर। समझ में आया? तो इस तरीके से हर जगह ये कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं। काफी है, क्लियर है सबको? तो मतलब हमारे लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे मुझे ये वाला रिलेशन दिख जाए हम ये सारा कॉन्सेप्ट वहां पे यूटिलाइज कर लेंगे। यस या नो? जैसे ही मुझे ए वाला रिलेशन मिल जाए कि कोई क्वांटिटी क्या है? डिफरेंशिएशन है, डन। कोई दिक्कत है यहां तक? व्हाट इज द करंट?
इस ग्राफ को देखो, मुझे करंट बताओ। यार एक बात बताओ, आई इक्वल टू वॉट, डी क्यू बाई डी टी। आई इक्वल टू वॉट, डी क्यू बाई डी टी। मतलब जब चार्ज चेंज होगा तभी करंट फ्लो होगा ना। चार्ज चेंज हो रहा है या कांस्टेंट है? तो जब चार्ज ही कांस्टेंट है तो करंट कहाँ से फ्लो होगा? चलो ऐसे नहीं समझ में, दूसरे तरीके से समझो। इस लाइन का स्लोप बताओ जरा। एंगल कितना बना रहे हैं एक्स एक्सिस से? अरे भाई साहब, इसको यहाँ पे लाके से शिफ्ट कर दो ना। कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। और अगर हमें पता है कि करंट क्या होता है, स्लोप, और दैट इज tan थीटा, और एंगल कितना है एक्स एक्सिस से? यार स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है? एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, दैट इज द स्लोप। तो ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 0 ही तो बना रहा है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। व्हाट इज द आंसर? 0। यहां से भी बता सकते थे आप, बोलो हाँ या ना। आई बात समझ में? तो जब भी आपका जो चार्ज है, अगर ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ही नहीं हो रहा है तो क्या करंट फ्लो कराएगा? अब इसमें क्या इलेक्ट्रॉन नहीं होगा क्या? है। बट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है तभी, वरना ये मैं पकड़ पाता क्या इसे? हरी बस समझ में? चार्ज तो है ना, मतलब जैसे कि कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, बट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या नहीं हो रहे हैं, चेंज नहीं हो रहे हैं। इसलिए उसके अंदर क्या नहीं आ पा रहा है, करंट नहीं आ पा रहा है। होगी बात क्लियर? तो जब भी आप ये देखोगे ना कि चार्ज कांस्टेंट है, बिना सोचे समझे करंट की वैल्यू क्या बोल दोगे? 0। क्लियर है? ठीक है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते, चेंज इन वाई एक्सिस। बोलो जरा, चेंज इन वाई एक्सिस हो कितना रहा है? अरे पहले भी 5 था, अब भी 5 है। तो व्हाट इज चेंज इन वाई एक्सिस? 0 ना। तो जब चेंज इन वाई एक्सिस 0, तो स्लोप भी 0, एम भी 0, एम 0 तो करंट 0। किसी भी तरीके से सोच सकते थे आप, हाँ या ना? ठीक है ना? तो चीजों को ध्यान दो, इसी को बोलते हैं बेसिक्स। और सपोज मैंने अगर कर दिया ऐसे, व्हाट इज करंट? इनफाइनाइट। करंट क्या हो गया? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि चेंज इन वाई एक्सिस तो हो रहा है, चेंज इन वाई एक्सिस तो, या फिर ऐसे समझो, एम इक्वल टू वॉट, 10। अभी एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो 10 90 की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट। और या फिर ये जो चेंज हो रहा है, व्हाट इज चेंज इन एक्स एक्सिस, बताना जरा। इस लाइन के लिए चेंज इन एक्स एक्सिस कितना होगा? बोलो। 0। इस लाइन के लिए चेंज इन एक्स एक्सिस कितना होगा? 0। और समथिंग अपॉन 0 इज व्हाट? सिंपल यार। तो सोच सकते हो ना ये सारी चीजें। ये मैं पहले क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा मैंने? मुझे पता है चीजें प्रॉब्लम में है, तो इसलिए मैंने पहले चीजें सारी बताई हैं, उसके बाद पूछ रहा हूँ मैं आपसे, पहले नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक है ना? तो उसको इम्प्लीमेंट करना सीखो। इस तरीके से आ सकता है, इस तरीके से आ सकता है, इस तरीके से आ सकता है, इसके पहले वाला आ सकता है, ए आ सकता है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, अच्छा मैं कुछ अलग कर ही नहीं रहा, मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला पकड़ा है, दैट इज व्हाट, डी क्यू बाई डी टी। अब उसी से देखो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी तो मैं ग्राफिकल में, ग्राफ में हूं, अभी मैं डिफ्रेंशिएशन भी करवाऊंगा तुमसे। ठीक है, ये नोट कर लो। आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। मान लो आपको आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? जैसे कोई फंक्शन है y, y इज इक्वल टू वॉट, 3x² + 2x + 5। ठीक है,
तो अभी इसे साइड में रखो, अब मुझे बताओ व्हाट इज dy बाई dx। तो क्या होता है, x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x के पावर n माइनस 1। ठीक है, बहुत बेसिक्स। तो ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 2 एक्स के पावर 1। ठीक है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो दैट इज व्हाट 6x प्लस 2 प्लस 0। यस या नो। ये आपका क्या आ गया, dy बाई dx। डन। अब इसी तरीके से किसी ने आपसे बोला एक q है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, दैट इज व्हाट 5t प्लस 3, दैट इज व्हाट चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। कैसे पता, क्योंकि यहाँ पे t की वैल्यू 1 रखोगे कुछ और आएगा, t की वैल्यू 2 रखोगे कुछ और आएगा, t की वैल्यू 3 रखोगे कुछ और आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि qt इज इक्वल टू 5, क्या ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें t का फंक्शन ही नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है। तो ये क्या है, चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, चार्ज का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम। अब मुझे पता है कि अगर चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर रहा है मतलब पिक्चर में कौन आने वाला है, करंट। तो अगर किसी ने बोला कि ये चार्ज है, बताओ करंट कितना होगा, व्हाट इज करंट। तो करंट के लिए क्या करोगे आप, डिफरेंशिएशन dq बाई dt। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 5t का क्या हो जाएगा 5 और 3 का क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब I की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 5 एम्पियर। अब बस देखो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये से नो। तो अगर देखो पहले तो ग्राफ से देख लिया हमने, अब क्या है एक्सप्रेशन देख रहे हैं, qt इक्वल टू व्हाट 5t प्लस 3। इसी को किसी और तरीके से कैसे पूछ लेंगे कि q इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 6। ठीक है, दैट इज व्हाट चार्ज। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड करंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। बोलो, फाइंड करंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। हाँ, बोलो। तो पहली बात तो ये नहीं कि डायरेक्ट टू उठाया और डायरेक्ट पुट कर दिया, ये गलती कभी मत करना। पहले क्या करोगे आप, डिफरेंशिएशन करोगे, i इक्वल टू व्हाट dq बाई dt। तो कितना हो जाएगा 10t प्लस 3। यस या नो। अब आप t की वैल्यू 2 रख दो, कितना आ जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 3, दैट इज व्हाट 23 एम्पियर। समझ में आएगा, क्लियर है, सिंपली। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम उसी की आ रही होगी जिसको डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम है तो क्लास के बाद पूछ लेना डिफरेंशिएशन में, ठीक है ना। बाकी और क्या कर सकता हूँ मैं। डन। तो i इक्वल टू वॉट dq बाई dt 5 एम्पियर, इसी तरह i एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो ये आपका 23 एम्पियर। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।